हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं कौन सी बुक से? जी हाँ, ई दृष्टि नवत्र की बुक है उससे। और इससे जो है काफ़ी जो एक पहले जो बुक है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो अप्रैल महीने में आती है। मंथली ये करंट अफेयर की बुक है। अब हम जो मार्च महीने में आई है, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने का जो है करंट अफेयर दिया है, उसको कर रहे हैं। उसकी एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पर। आज ये दूसरी वीडियो है। और जो बुक है ये 166 पेज की है दोस्तों, और 65 पेज हम उस पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज इसको कंप्लीट कर लें। अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो एक और वीडियो बना दूंगी, अगर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो। देरी ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम खेल परिदृश्य पे थे। ये देखिए, खेल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट खेल होंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और अगर कोशिश रहेगी तो मैं सारे खेल का एक रिव्यू जैसे जल्दी से बता दूंगी, जिससे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये ना लगे ये नया खेल है। तो यहाँ पे कोरडोबा ओपन 2023 है। किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिए, ये टेनिस से संबंधित है। कोरडोबा ओपन टेनिस प्रतियोगिता है। ये 12 फरवरी 2023 को संपन्न हुई। इसमें पुरुष एकल में किसने खिताब जीता? तो इसमें सी लिखा है। इसमें जीता है सेबास्टियन बायज ने। किसने जीता दोस्तों? सेबास्टियन बायज ने। पूरा यहाँ पे दिखा है। ये कहाँ पे हुआ था? कोर्डोबा यानी कि अर्जेंटीना में। ये आपको याद हो गया, कोर्डोबा जो कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। 5वां संस्करण था इसका, फरवरी में हुआ था। और इसको जो विजेता हैं वो सेबास्टियन बायज हैं, अर्जेंटीना के ही हैं। और उन्होंने अर्जेंटीना के ही फेडरिको कोरिया को हराया। ठीक है, इतना इसमें काफ़ी है। इसके साथ आते हैं डलास ओपन। ये भी एक टेनिस प्रतियोगिता है। ये देखिए 2023 की। इसमें भी पूछ रहे हैं कि किसने जीता है पुरुष एकल का खिताब। तो इसका डी का है बू ईविंग ने। किसने जीता है? बू ईविंग ने। ये पूरा लिखा है। विजेता कौन है? बू ईविंग। चीन के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये चीन के हैं। और जॉन इस्नर यानी कि अमेरिका के को हराया। और इसका डलास अमेरिका में जो है इसका आयोजन हुआ। अमेरिका का जो है वो उप विजेता रहे। ठीक है, याद रखिएगा ये। और जो ये जो है पुरुष एकल का इसमें दिखाया गया पूरा। और ये कब हुआ? डलास ओपन 2023 की बात हो रही है, 6 से 12 फरवरी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको याद कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और बता दूं मैं, ये युगल वाला है। युगल वाला इतना ज़रूरी नहीं है। फिर अपर ऑस्ट्रिया लेडीज़ विलेंज, ये 2023 है। ये भी टेनिस प्रतियोगिता है। टेनिस प्रतियोगिता बहुत होती हैं। तो इसमें महिलाओं में लिखा है किसने खिताब जीता। तो अनास्तासिया पोटापोवा। एक तो नाम इतने टफ है ना, इनको याद करना बड़ा कठिन लगता है। इन्होंने इसको जीता है। और उपविजेता पेट्रा मार्टिक रही, क्रोएशिया की। ये रूस की हैं, याद रखिएगा। तो सिया से ऐसे करके रूस से आप याद कर लेना। तो ये महिला युगल वाला इतना ज़रूरत नहीं है। मुवाडाला आबू धाबी ओपन है। तो ये भी टेनिस प्रतियोगिता। इसमें भी पूछा किसने जीता, बस जीता याद कर लीजिएगा। इसमें जीता है बेलिंडा बेंसिक ने। ठीक है, ये जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको ज़्यादा दिमाग में अगर भरेंगे तो और ज़्यादा परेशानी होगी कि कौन कौन सा याद करें। तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे जो लग रहा है कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ये है, ये भी टेनिस प्रतियोगिता है। देखिए, होवार्ड इंटरनेशनल 2023 की टेनिस प्रतियोगिता है। महिला टेनिस प्रतियोगिता जो है, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है ये पूछा है। तो इसमें लॉरेंस डेविस ने जीता। ये थोड़ा सरल लग रहा है नाम, और होवार्ड करके। ठीक है, इसको बस याद कर लीजिएगा। और उपविजेता ये अमेरिका की हैं, और उपविजेता एलिसाबेट्टा हैं। और कोसिया रिट्टू जो इटली की हैं। ठीक है, इसके बाद ये है 40 के ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट। ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। 40 के ITF टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो अंकिता रैना और प्रार्थना थोम्बारे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है, ITF महिला विश्व टेनिस टूर की टेनिस प्रतियोगिता में। इसका आयोजन महाराष्ट्र पुणे में हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये 40 के से याद रखना, ITF। ठीक है, ITF का है इंटरनेशनल टेनिस, इसका जो है फेडरेशन करके इसका पूरी फुल फॉर्म है। तो ये पूरा यहाँ पर लिखा है। इसको किसने जीता है एकल में? विजेता तो ये तातजाना मारिया रही। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महिला एकल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विजेता जो है दोनों भारत की हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखना, अंकिता रैना और प्रार्थना थोम्बारे। ये देखिए, रैना और प्रार्थना से याद कर लीजिए, यानी कि रात में हम प्रार्थना करते हैं, इस तरह से आप याद कर लेंगे तो याद रहेगा। और हराया किसे है? डायना और रोजली को। डायना और रोजली को। ठीक है, या ऐसे याद रखिए, लाटविया की डायना थी और रोजली जो थी वो नीदरलैंड की थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 40 के ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2023 महिला युगल ने जीता है, हमारे यहाँ की रैना, और मैंने आपको बताया प्रार्थना। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर श्रीलंका क्रिकेट टीम में भारत का दौरा 2023 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिकेट के दौर में।
तो इसके संबंध में विकल्प पूछा गया है और ये लिखा है इसका सी सही है, यानी कि ए, बी और ये डी गलत है। तो T20 श्रृंखला में उमरान मलिक जो हैं उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया। तो ये है, इसके साथ साथ पूरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये 3 दिवसीय एकल श्रृंखला थी दोस्तों, ठीक है। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो भारत के विराट कोहली को, भारत ने 3-0 से जीता। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए और सर्वाधिक विकेट जो थे वो मोहम्मद सिराज ने बनाए। इसमें नहीं होगा पूछे होंगे फिर, नहीं हाँ, कथन सही नहीं है, ये गलत। तभी तो मैं कह रही हूँ वहाँ पे प्लेयर ऑफ द वीक विराट कोहली हैं, तो ये गलत है। जबकि क्या है, T20 श्रृंखला थी, भारत दोनों देशों के मध्य आयोजित ये श्रृंखला में भारत ने 2-1 से जीता। और इस विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसमें सी वाला बता रहे हैं। और जबकि इसमें इस हिसाब से विराट कोहली को ये चुना गया और भारत ने जो है 3-0 से जीता इसे। यहाँ भी ये थोड़ा ये वाला सही है, ये 3 दिवसीय श्रृंखला थी, ये 3-0 से इसे जीता, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। इसका थोड़ा सा यहाँ पे ये बी वाला भी जो है, ए वाला भी जो है अच्छा, ये T20 का बता रहे हैं। T20 का जो है सही है, T20 की श्रृंखला जो है भारत ने 2-1 से जीती अगर इन दोनों के बीच हुई, और जो 3 दिवसीय खेल मैच था वो 3-0 से जीता, ये इसमें बता रहे हैं। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे भी हो रहा था। दोनों देशों के मध्य एक T20 जो श्रृंखला थी वो 2-1 से जीती, और जो 3 दिवसीय मैच थे नॉर्मल वो 3-0 से जीते, ठीक है, याद रखना। ये दोनों अलग अलग टाइप के मैच थे। इसमें भारत न्यूजीलैंड 1 दिवसीय श्रृंखला जो है वो कहाँ पर हुई, तो ये आयोजित की गई, भारत में आयोजित हुई थी, याद रखना ये भारत में आयोजन हुआ था। और 3 एक दिवसीय जो मैचों की श्रृंखला थी उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना कन्फ्यूज़न हो गया था, तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, जो देखिए आप, पहला कथन सही है, भारत ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती, सही है। इस श्रृंखला में शुभमन गिल ने सर्वाधिक 360 रन बनाए, शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनाया, ये इसमें सही है। लेकिन डी वाला इसमें गलत बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुल 3 मैच हुए थे, भारत ने 3-0 से जीता था, शुभमन सिंह ने 360 रन पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। और सर्वाधिक विकेट जो थे शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव ने लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 6 विकेट लिए थे, पूरा यहाँ पे दिखा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ शुभमन गिल को बनाया गया, और ये ऐसे करके पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, महिला प्रीमियर लीग के लिए फ्रेंचाइजी टीमों की नीलामी, ये पूरा दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आप महिलाओं से संबंधित है तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका आयोजन ये मुंबई में हुआ था नीलामी, और 5 सबल वेदीदाता, इतनी राशि और ये सब दिखा हुआ। बोलीदाता जो होते हैं, बोली लगाते हैं कौन कौन से खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी कितने उसमें इन्होंने खरीदा, ये ऐसे होता है। हॉकी पे आ जाते हैं दोस्तों। हॉकी में जो है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदारी लिखा है कि कौन सी कंपनी इस पुरुष हॉकी कप की आधिकारिक भागीदार बना है, तो टाटा स्टील लिमिटेड बना है। ये इंडिया का इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। टाटा स्टील जो है वो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बन गया है, तो पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2022 के बारे में दिया है, महिलाओं और पुरुषों की हॉकी अंडर 18 क्वालिफायर्स, ठीक है, ये लिखा है। तो इसमें लिखा है कि अंडर 18 गेम में खिताब किसने जीता, तो हॉकी मध्य प्रदेश ने जीता, ठीक है, हॉकी मध्य प्रदेश MP ने जीता है। पूरा यहाँ पे है, हॉकी मध्य प्रदेश जो भी जीता रहा, दूसरा स्थान ओडिशा का रहा, तीसरा स्थान हरियाणा का रहा। इसके जो आयोजन था वो कलिंग हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। फुटबॉल का ये आ गया फीफा क्लब वर्ल्ड विश्व कप, तो पूरा इसमें दिया है कि इसमें कौन सारे कथनों पे विचार करना है, कौन सा कथन सही है, तो सी लिखा है 1, 2 और 3, यानी कि 3 सही है यहाँ पे, तो ठीक है। इसका जो फरवरी में आयोजन हुआ 1 से 11 2000 मोरक्को में आयोजन हुआ था, और रियल मैड्रिड में अल हिलाल फुटबॉल क्लब को पराजित करके जीता था फुटबॉल विश्व कप का खिताब रियल मैड्रिड ने। और इस क्लब विश्व कप में अल अहली को पराजित कर फ्लामेंगो तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। ये पूरा इनका दिया हुआ है, पूरा फीफा क्लब विश्व कप है दोस्तों ये, ठीक है, मोरक्को में हुआ था, 19वां इसका संस्करण था, ठीक है। और ये 7 टीमों ने भाग लिया था, ये पूरा यहाँ पे दिया। विजेता कौन रहा, रियल मैड्रिड, और उपविजेता अल हिलाल, ये याद रख लेना, ठीक है। याद रखिए फीफा क्लब विश्व कप है ये, इसको याद रखिएगा। स्पेनिश सुपर कप, ये मुझे लगता नहीं इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट हो। अब आ गया फीफा विश्व कप 2022 के बाद ये फीफा विश्व कप अलग है,
2022 के बाद जारी विश्व कप रैंकिंग में जो है इन्होंने बताया पुरुष की रैंकिंग में कौन सा देश जो है पहले स्थान पे रहा है, तो ब्राज़ील जो है दैट इज़ ऑन द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है। और यहाँ पे पूरा ये दिया कौन, और दूसरे स्थान पे अर्जेंटीना है, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे बेल्जियम और पाँचवें पे इंग्लैंड है। ठीक है, फीफा विश्व कप में महिला के 5, इसमें पुरुष का 5 शीर्ष खिलाड़ी हैं। पुरुष का है दोस्तों, महिला पुरुष की अलग अलग रैंकिंग जारी हुई, ये भी ध्यान रखना है। महिला पुरुष में पहले स्थान पे जो है वो ब्राज़ील है, लेकिन महिलाओं के पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे जर्मनी है, इसमें अर्जेंटीना है, तीसरे स्थान पे इसमें स्वीडन है, इसमें फ्रांस है, तीनों अलग हैं। इसमें यूएसए नंबर 1 पे, इस पे ब्राज़ील नंबर 1 पे। ठीक है, याद रख लीजिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से याद रख लीजिएगा। ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका का देश है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फीफा विश्व कप 2022 में जारी फीफा विश्व की जो रैंकिंग की बात है वो वही ये पूरा दे रखा है पूरा, हाँ वही उसको रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। अब आ जाओ शतरंज में। शतरंज में जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों वही कराऊंगी। यहाँ पे देखिए टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 जो टाटा स्टील वाला हुआ है वो संपन्न हुआ है। इसमें किसने खिताब जीता है, तो अनीस गिरी ने जीता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, अनीस गिरी ने। और इसका पूरा यहाँ पे देखिए आयोजन जो हुआ है इसका जो है वो नीदरलैंड में हुआ है, जनवरी में हुआ था, 85वां संस्करण था। अनीस गिरी नीदरलैंड के जो है उन्होंने जीता है इसे, अनीस गिरी इंडिया के नहीं समझिएगा। ठीक है, और दूसरा जो है नादिर बेग अब्दुलसत्तोरोव ने उज़्बेकिस्तान ने जीता। अब आ जाते हैं बैडमिंटन पे। बैडमिंटन में जो है देखिए पूरा, और टेनिस की एक वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने, चारों ग्रैंड स्लैम की, जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसमें सारा आपका जो है क्लियर हो जाएगा पूरा जो भी होगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि टेनिस के चारों जो होते हैं ना कंफ्यूजिंग होते हैं कि कौन कौन सा इसमें कितने उसमें होता है। ठीक है, कब कब होता है, कौन कौन से सीजन में कौन कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, सब है। मुक्केबाजी इंडिया ओपन, तो बैडमिंटन प्रतियोगिता इंडियन ओपन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये इंडियन ओपन आयोजन किया गया, ये जो है इसका पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा दिया, इंडिया ओपन का आयोजन कहाँ हुआ, ये दिल्ली में हुआ। टाइटल यूनिक सनराइज जो था वो था, विजेता कौन रहा, कुलनाबुत बित्ती स्वर्ण ये हैं। ठीक है, तो ये पुरुष में रहे, महिला में अनसे यांग रही दक्षिण कोरिया की। ठीक है, मिश्रित में दिखा रहा है ये, तो ये टेनिस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जबकि मुक्केबाजी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मुक्केबाजी का भी बाद में आएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन का दिखा रहे हैं क्वेश्चन। फिर ये बिलियर्ड्स और स्नूकर स्क्वैश का दिखा रहे हैं पूरा, तो ये एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 12 फरवरी 2023 को आयोजन हुआ। पुरुष वर्ग में इसमें किसने खिताब जीता, तो सी लिखा है पाकिस्तान ने। इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें पाकिस्तान विनर रहा है, और तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पुरुष वर्ग में रहा है, पुरुष वर्ग में पूछा है दोस्तों, याद रखना। चेन्नई भारत में इसका आयोजन हुआ था, पाकिस्तान विजय रहा, उप विजेता भारत, भारत को हराया था। क्वेश्चन आने की उम्मीद तो कम है जिसमें भारत उप विजेता रहता है उसमें। इसमें क्या, मलेशिया जो विजेता रही है महिला वाले में, उप विजेता रही महिला वाले में हांगकॉन्ग। ठीक है, लेकिन याद कर लीजिएगा, फिर भी थोड़ा ये भी हो सकता है कि ये जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ये है कि उप विजेता कौन रहा है, ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो भारत रहा है। महिला वर्ग में क्या है, जापान और भारत ने संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, कांस्य पदक जीता इन्होंने। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए और भी जो गोल्फ से संबंधित है, ये यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करा रही हूँ ज़्यादा। फार्मूला 1 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हैदराबाद ई-पिक्स का खिताब किसने जीता, यहाँ पे लिखा है, तो इसका उत्तर है जीन एरिक वर्गेन ने। उसके जीन में ही था जीतना, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, पूरा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे निक कैसिडी रहे। ठीक है, और तीसरे स्थान पे एंटोनियो फेलिक्स दा कोस्टा रहे। टीम है पूरी इनकी लिखी हुई, ये DS पेस्को टीम से थे, एरिक वर्गेन। तो इस तरह से ये फार्मूला 1 इसका याद रखिएगा इसको। ठीक है, और ये लिखा है घरेलू टीम महिंद्रा रेसिंग के ड्राइवर ओलिवर रोलैंड इस रेस में 6ठे स्थान पे रहे। ठीक है, क्योंकि इसको जो है ये जो फार्मूला 1 हैदराबाद ई-पिक्स, इसको ऐसे करके याद कर लीजिएगा। बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी दोस्तों क्योंकि काफ़ी इसमें जो है क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी टफ हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। लेकिन एग्ज़ाम में आते ही ऐसे ही हैं कि जो लगता है अरे ये तो हमने इतना पढ़ा लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हम नॉर्मल जो सब पढ़ते हैं वैसे ही क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं। ये लिखा है फरवरी 2023 में किसी जनवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आईसीसी
मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, मंथ महीने वाला मंथ है दोस्तों, मंथ का। तो इसमें सी लिखा है शुभमन गिल को। क्यों शुभमन गिल को चुना गया? क्योंकि शुभमन गिल ने बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया था किसमें, जो गेम हुआ था अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था। शुभमन गिल भारत की हैं ये, और वुमेन है, नहीं मेन है, मेंस है भाई, मेंस है, तभी तो मैं कह रही शुभमन गिल तो नाम मेंस का है, ऊपर भी मेंस ही पड़ा। ये यहाँ पे कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा ये इमेज वुमेन की दी है तो वुमेन के लिए अलग दिया है, ठीक है। ये मेंस में पूछा है, विमेन में ये दिया है। विमेन में जो है वो ग्रेस इसकी वेंस है इंग्लैंड की, ठीक है। या कंफ्यूज मत होइएगा, मेंस में शुभमन गिल को मिला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल इंडिया के हैं, और वुमेन में इंग्लैंड की हैं ग्रेस स्कीवेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स के तीसरे संस्करण में किस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर जो है, किसने शीर्ष स्थान जो है हासिल किया? तो इसमें है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू और कश्मीर ने शीर्ष स्थान किया। इसका तीसरा संस्करण था, इसका आयोजन भी जम्मू कश्मीर में होता है। जाड़े वाले खेल हैं ये खेलो इंडिया, और इसमें कुल 11 स्पर्धाएं हुई थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कितने पदक जीते पूरा ही लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर ने 76 पदक जीते, 26 25 25, ऐसे याद कर लेना, 26 25 25। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा, तीसरे में हिमाचल प्रदेश, यानी कि दोनों ठंडे नहीं रहे, उसके बीच में महाराष्ट्र आ गया, ऐसे याद कर लीजिएगा। 76 26 25 25 ये पूछ सकते हैं शीतकालीन गेम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 वॉकेथॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दौड़ का आयोजन किया गया। तो इसमें ये पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें लिखा है मथुरा इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि आगरा, नोएडा, बनारस और लखनऊ 4 देश तो इसमें 4 देश नहीं 4 राज्य, वो हमारे यूपी के 4 जो शहर हैं वो तो हैं ही इसमें G20 को। इसको बिल्कुल रट लीजिए इन चारों को, लखनऊ, आगरा, नोएडा, बनारसी, लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी, ठीक है। ये चारों हैं, और इसकी जो है वॉकेथॉन हुई थी, तो इसमें मथुरा शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत उम्मीद लग रही है आने की, हर जगह जहाँ इसको पढ़ो वहाँ ये दिख जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लिखा है G20 की जो सम्मेलन है 11 बैठकें जो है यूपी में होंगी, इसको भी रट लीजिएगा। 11 बैठकें होंगी, 11 शुभ नंबर होता है, वो आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें पूरा लिखा है कहाँ कहाँ आयोजन किया जाएगा, वो आपको चारों शहर मैंने बता दिए, ठीक है। नीलामी वाला क्वेश्चन रहने दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाटा मुंबई मैराथन, ये याद कर लीजिएगा, टाटा मुंबई मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब ओवरऑल किसने जीता है? तो ये हाइले लेमी ने, हाइले लेमी ने, ठीक है। पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आयोजन मुंबई में हुआ था, और 18वां संस्करण था ये दोस्तों, ठीक है। हाइले मैली ने, हाइले किसने जीता दोस्तों? इसमें जो जीता है पूरा, इसका उत्तर है किसने जीता? हाइले लेमी ने, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल में पूछा है वो अब ये चर्चित खेल व्यक्तित्व आ गए, कौन कौन व्यक्ति जो है वो चर्चित है। तो यॉन मॉर्गन है, ये संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। और विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बी लिखा है ये सही नहीं है, जबकि और सब सही है। मॉर्गन ने अपने कैरियर में 16 टेस्ट, 248 एक दिवसीय, 115 T20 खेले हैं। और इंग्लैंड ने पहली बार ICC विश्व कप वनडे जीता, ठीक है, 2019 में उनकी कप्तानी में जीता, यून मॉर्गन की कप्तानी में। और 126 एक दिवसीय मैचों में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कप्तानी इन्होंने की। तो ये तीनों इनके बारे में सही है। और यून मॉर्गन इंग्लैंड के हैं, और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। इसके साथ साथ हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। मारिया ब्रोनियास मोरेरा, जनवरी 2023 में मारिया ब्रोनेस मोरेरा का नाम विश्व में सबसे उम्रदराज महिला के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। ये किस देश की हैं? यानी कि मारिया ब्रोनियास मोरेरा, आप याद कर लीजिए, कोई इन्हें मारने वाला पैदा नहीं है, ऐसे आप याद कर लेंगे। तो ये कहाँ की हैं? स्पेन की हैं दोस्तों, याद रखना, ये स्पेन की हैं, जो सबसे उम्रदराज महिला हैं। कहाँ की हैं ये? स्पेन की, ठीक है। तो इनकी जो उम्र है ये भी यहाँ पे याद कर लेना, 115 वर्ष और 323 दिन है। 115 वर्ष 323 दिन, इतने दिन ये जी रही हैं अभी, ठीक है। तो इन्होंने दोनों बताती हैं, दोनों विश्व युद्ध, जो स्पेन का गृह युद्ध, ये सब इन्होंने देखे थे, ठीक है। तो इसलिए इनको याद रखना, ये 115 प्लस वर्ष की हैं और स्पेन की हैं, और मोरेरा से याद कर लेना, ठीक है। फिर
इसमें यहाँ पे देखिए ये ह्यूगो लॉरिस है। ह्यूगो लॉरिस फ्रांस के फुटबॉलर हैं। ह्यूगो लॉरिस, इन्होंने जो है इनके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है ये पूछा है। तो सी वाला सही नहीं है, ये तो गलत है, उसके अलावा सब सही है। यानी कि इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है और अपना अंतिम मैच इन्होंने 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ खेला था। और ये फ्रांस के हैं दोस्तों। ये लॉरेंस की कप्तानी में फ्रांस ने 2018 में विश्व कप जीता था। ठीक है, ये यानी कि कैप्टन रह चुके हैं ह्यूगो लॉरेंस, फ्रांस के कैप्टन है फुटबॉल के। ठीक है, ये इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये है वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कौन है? ईशान किशन। ठीक है, किसका ये लिखा है उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? शुभमन गिल हैं। माफ़ कीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ा मैंने कि वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले शुभमन गिल हैं, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा ये पूछा तो इन्होंने ईशान किशन का रिकॉर्ड छोड़ा है। ठीक है, शुभमन गिल ने दोहरा शतक बनाया वनडे में और इन्होंने ईशान किशन का जो है यहाँ पे पूरा लिखा है। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक बनाने 5वें भारतीय बन गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और वैश्विक स्तर पे 8वें खिलाड़ी। कथन और कारण में आ जाएगा। गिल ने 149 गेंदों में 208 रन बनाए थे। गिल से पूर्व रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ईशान किशन 1 2 3 4। ठीक है, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ईशान किशन के बाद ये 5वें बन गए हैं, याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं पहले गलत बता गई थी। तो ये देखिए लिखा है शुभमन ने 19वीं पारी में 1000 रन बनाए। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोहरा शतक बनाया इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे लिखा है कि ये हाशिम अमला, तो ये भी संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है, इनके बारे में है। ये साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, ये पूरा लिखा है इनके बारे में। और कौन सा कथन? सी वाला सही नहीं है, बस ये इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की, इनके बारे में यही है। फिर चर्चित व्यक्ति हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो चर्चित व्यक्ति शांति भूषण, इनका निधन हो गया। तो इनके बारे में क्या लिखा, कौन सा कथन सही है? ए वाला लिखा है, केवल एक सही है। इनका निधन जो है 2023 में हो गया, 31 जनवरी, पूरा लिखा है इनका। तो ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे 77 से 80 के दौर में। 1977 के 80 दौर में इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राज नारायण के वकील थे ये। ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और ये मोरारजी देसाई की सरकार में देश के विधि और न्याय मंत्री थे। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। इनका क्या नाम है? शांति भूषण। ठीक है, इस तरह से। फिर ये निकी हेली, भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता है निकी हेली। भारतीय मूल की इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। विचार करना है कौन सी बात, तो ये है केवल एक, यानी कि एक सही है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनावों में दावेदारी की घोषणा की थी, ये है। ठीक है, निकी हेली। ठीक है, और चुनौती देते हुए पहली बार इन्होंने चुनौती दी थी किसी डोनाल्ड ट्रम्प को। ठीक है, यहाँ पे है क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस कौन है? क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? न्यूजीलैंड। इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड। क्रिस हिपकिंस, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यू है ये क्रिस हिपकिंस। जे जमुना कौन है? जे जमुना का निधन हो गया। ये कौन थे? ये कौन थी? तो ये लिखा है अभिनेत्री, लिखा है अभिनेत्री थी ये। इनके बारे में सही है, ये अभिनेत्री थी और तेलुगु अभिनेत्री थी और लोकसभा सदस्य भी थी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? तो फरवरी में उच्चतम न्यायालय में 7 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता इसमें शामिल नहीं है। 7 नए न्यायाधीशों ने, न्यायमूर्ति नहीं, न्यायाधीशों ने शपथ ली। ठीक है, 7 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली। इसको याद कर लेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो किसने दिलाई? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं हमारे, उन्होंने शपथ दिलाई थी। तो यहाँ पे पूरा उच्च न्यायालय के लिखा है किस किसने। राजस्थान, पटना है ना, पटना के संजय कोराल, पटना के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ये हैं। मणिपुर है ना, इलाहाबाद और इलाहाबाद। तो 1 2 3 4 5 6 और एक गुजरात के 7, यानी कि 2 इलाहाबाद में, 2 पटना में, 1 मणिपुर में, 1 राजस्थान में, हो गए 7। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की इसके साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। याद रखना कितनी होगी? 34। इस न्यायालय के लिए स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 मुख्य न्यायाधीश सहित हो गई। ठीक है, याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रांड अवेस्टर ये नहीं है, ये भी नहीं इतना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको फिर भी एक बार देख ले रहे हैं। हरियाणा में शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि से संबंधित हो जाता है इसलिए।
भारत के इजराइल के राजदूत नावूस किलोन ने हरियाणा के लोहारू क्षेत्र में स्थित किस गांव में अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? तो उत्तर है इसका गिगनाऊ। गिगनाऊ में किया, ठीक है, गिगनाऊ में, हरियाणा के गिगनाऊ में अर्ध शुष्क बागवानी, ठीक है। गांव गिगनाऊ में, विधानसभा क्षेत्र किसका? लोहारू का। तो इसमें किया, इसमें इन्होंने बताया बादाम, ये क्या है, खजूर, अनार, इन सब की खेती, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे नीलमणि है, ये नीलमणि के लिए कौन सा कथन इसमें विचार कीजिए सही है? ये है नीलमणि फूकन। तो इसके लिए सी लिखा है, सी में लिखा है 1 और 2, ठीक है, यानी कि दोनों सही हैं। ये असमी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। नीलमणि असम के कवि हैं। असम में नीलमणि मिली थी, इनका निधन हो गया 19 जनवरी 2023 को। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि 2021 इन्हें मिला था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नीलमणि फूकन, हम तो स्क्रॉल कर रहे थे इसको। तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 मिला है, इन्हें सम्मानित किया गया है भाई, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पद्मश्री मिला 1990 में। इनका कविता संग्रह है कोबिता, ठीक है, कोबिता जिसे कहा इन्होंने, क्योंकि असम में कोबिता इस तरह से कविता को बोलते हैं। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट है, नए निदेशक नियुक्त किया गया प्रवीण शर्मा को। प्रवीण शर्मा है स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसमें, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और इसकी महत्वपूर्ण योजना जो है आयुष्मान भारत की योजना जो है, इसको 23 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड रांची से लॉन्च किया था। ये आयुष्मान भारत वाली है, झारखंड रांची से 2018 को, ठीक है। DGSCA के नए महानिदेशक, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये नागर विमानन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने? विक्रम देवदत्त। नागर विमानन ऐसे लिख लीजिएगा कि विक्रम देवदत्त, भगवान ऊपर रहते, विमानन जो है वो ऊपर ही उड़ते हैं, इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। व्हील चेयर टेनिस खिलाड़ी सिंगो कुनिदा ने संन्यास लेने की घोषणा की। इसमें लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी वाला गलत है। तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। 28 एकल 22 युगल ग्रैंड स्लैम, पैरालंपिक 3। तो ये पैरालंपिक से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जापान के हैं शिंगो कुनिदा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। 11 ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब इन्होंने जीते हैं, ठीक है। ओपन जो पूरे विम्बल्डन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब होते हैं। ये इससे संबंधित वीडियो चैनल पर आप जाके देख लीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये लिखा है अमेरिकी मैरीलैंड राज्य में पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। तो कौन बनी है गवर्नर? अरुणा मिलर, याद रखना, मैरीलैंड और मिलर ऐसे याद कर लीजिएगा जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। डेविस कॉस्बी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। ये इम्पॉर्टेंट है, BRO में विदेशी असाइनमेंट में तैनात होने वाली पहली जो महिला अधिकारी हैं वो कौन बनी है? तैनात होने वाली पहली अधिकारी, यानी कि सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट में तैनात होने वाली, ठीक है। तो इसका उत्तर है कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला, याद रखना कि सड़क पे चलेंगे तो जख्म जैसे ऐसे करके, आप किसी की भावना को आहत नहीं पहुंचा रही हूँ मैं, बस इतना है कि आपको याद रहे, ये ना हो कि अरे हमें तो याद ही नहीं है, क्या करा जाए। तो जनवरी 2023 में किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये थे वियतनाम के, ठीक है, वियतनाम के थे गुयेन जुआन फुक, ठीक है। तो वैश्विक आतंकी जो है किसे घोषित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। लश्कर तोयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को। तो ये किस देश का है? तो ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, पाकिस्तान से संबंधित है। और लश्कर तोयबा के उप प्रमुख है अब्दुल रहमान मक्की, जो है इसे आतंकी घोषित किया, वैश्विक आतंकी, ठीक है। देश के नए डिप्टी NSA माने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डिप्टी NSA जो राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार, तो किसे घोषित किया गया? पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सलाहकार जो है नियुक्त किया गया, ठीक है। 2 वर्ष वर्तमान देश के NSA अजीत डोभाल हैं, ठीक है। ये जो है इनका कार्यकाल जब है, तो ये कौन है? NSA है केवल, ठीक है। ये डिप्टी NSA चुने गए। NSA है हमारे अजीत डोभाल जी, और जबकि पंकज कुमार सिंह को डिप्टी NSA चुना गया, याद रखना। डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास दोषी, इनका निधन हो गया। वो कौन थे? तो ये वास्तुकार थे, इसको याद रखना, ठीक है। ये कौन थे? वास्तुकार थे। और इनको 2023 में देखिए पद्म विभूषण मिला, 2020 में पद्म भूषण मिला था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनका नाम देखते ही मैं समझ गई थी, पद्म विभूषण में इनका नाम है।
और इसके साथ साथ ये प्रिज्जल आर्किटेक्चर प्राइज़ इन्होंने जीता 2018 में। ये पहले भारतीय हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। ये जो हैं डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी, ये देखिए यहाँ पे इनकी इमेज है। 2023 में इन्हें पद्म विभूषण मिला और 1976 में पद्म श्री, पद्म भूषण तीनों जीत चुके हैं ये। और प्रिज्जल आर्किटेक्चर प्राइज़ भी जीता है इन्होंने, जो कि भारत के जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, वास्तुकार और उल्लेखनीय संस्था निर्माता है। 24 जनवरी 2006 को इनका निधन हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत में लिथियम के भंडार की खोज की गई है, इम्पोर्टेंट है ये। और ये कहाँ मिले हैं दोस्तों? ये रियासी में मिले हैं और जम्मू कश्मीर में मिले हैं। आपको बता दूं, जम्मू, देखिए यहाँ गया यहाँ पे, ये कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में सलाल हैमाना में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ तब। और ठीक है, और 5.9 मिलियन टन भंडारण माना जा रहा है इसमें लगभग। ये देखिए, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये इसमें भंडारण जो है वो आपको दिख रहा होगा 5.9 मिलियन टन मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, और जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में मिला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये बैटरी बनाते हैं, इसके लिए लिथियम बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में मिला है तो हमें दूसरे से जो है वो नहीं, आयात नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2 नैनो यूरिया जो तरल संयंत्र जो हैं उनका उद्घाटन हुआ, इम्पोर्टेंट है यूपी के नज़र से। तो इसके बारे में लिखा है कि उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने, ये लिखा है पूरा यहाँ पे। इफ़को के किस नैनो संयंत्र का जो है तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो इसमें लिखा है कलोल। ठीक है, उत्तर जो है इसका कलोल है। और आंवला और फूलपुर में इफ़को के नैनो यूरिया संयंत्र जो है उनका उद्घाटन किया है। कौन से, किसने किया? और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। आंवला और फूलपुर यहाँ पूरा लिखा, देखिए। इफ़को आंवला जो है बरेली में ही है, और फूलपुर जो है प्रयाग में है। तो प्रयागराज और आंवला यानी कि बरेली में, ये 2 जगह जो है यहाँ पर इफ़को से संबंधित है ना। तो इफ़को के जहाँ सेंटर उससे समझ लीजिए 2 नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये पूरा। और यहाँ पे देखिए पूरा लिखा है, इसका उत्तर कहाँ लिखा है? इफ़को के किस नैनो संयंत्र का, अच्छा, इससे पूर्व किसका किया था? ठीक है, अभी यूपी में तो आंवला और फूलपुर में है, लेकिन पूर्व में किसके किया था? तो कलोल गुजरात में किया था। ठीक है, कलोल गुजरात में। मैं यही कहूँ कि यूपी में कलोल कहाँ है भाई? तो कलोल गुजरात में किया था। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो गुजरात को याद कर लीजिएगा, इससे पहले, बाद में यूपी में। ठीक है, फिर ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बना है? तो ये शिलोंग। कहाँ की जाएगी? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ? शिलोंग। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, जिससे कि गेमिंग से संबंधित है ये। अगला पुरस्कार आ गया, ये 76वें बाफ्टा अवार्ड आ गए। बाफ्टा अवार्ड का आयोजन किया गया, पूरा लिखा है, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फिल्म जो है? ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर थे। द वेंजीज ऑफ इनिशेरिन जो है ये आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म है। अभिनेता अभिनेत्री दिया है इसमें, किसे किसे दिया गया? तो अभिनेता ऑस्टिन बटलर थे फिल्म एल्विन के लिए, और अभिनेत्री जो है कैट ब्लैंचर हैं फिल्म टार के लिए। तो इसको पढ़ लीजिएगा। बाफ्टा अवार्ड, निभानु शांति अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सर्वश्रेष्ठ झांकी वाला पढ़ लीजिएगा, उत्तराखंड को मिली है सर्वश्रेष्ठ झांकी इस बार। और यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखा है ये क्वेश्चन जो है, देखिए, पहला उत्तराखंड मानस खंड उसने दिखाया था। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र राज्य, इसने 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति दिखाई थी। अयोध्या का दीपोत्सव दिखाया था। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे रहा। पिछली साल उत्तर प्रदेश जो था, पिछली बार, वो पहले स्थान पे था, याद रखिएगा। ठीक है, और उससे पहले भी अयोध्या का ही दिखाया था 2020 में, और 2021 में, मतलब ये किसका है ये दोस्तों? 2023 का। 2022 में जो है बना, उसको दिखाया था वाराणसी के, ये जो बाबा विश्वनाथ हैं वो दिखाए थे। और 2021 में जो है अयोध्या का ही दिखाया था। तो ये पूरा दिखाया कि अयोध्या के दीपोत्सव में ये दूसरे स्थान पर रहा सर्वश्रेष्ठ झांकी में यहाँ पर। और ये उसमें है, इसके जो इसमें जो पीपल चॉइस में जब ऑनलाइन पोल हुआ, तब ऑनलाइन पोल में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, इसको भी याद रखिएगा। गुजरात पहले स्थान पर रहा स्वच्छ ऊर्जा के साथ में, और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। ये ऑनलाइन पोल का भी याद कर लीजिएगा। आगे ऑनलाइन पोल हम रट के गए कि यूपी तीसरे स्थान पे यहाँ पे है ना, और उत्तराखंड पहले स्थान पे, जबकि यहाँ तो ऑनलाइन पोल जब हुआ तो उल्टा कर दिया गया भाई। गुजरात को पहले स्थान पे दे दिया स्वच्छ हरित ऊर्जा कौशल के उसमें, कुशल में,
और द्वितीय स्थान पे यूपी और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र कर दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, जिससे कि कोई आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना रहे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। ठीक है, तो इसके बारे में कथन है, केवल एक जो है वो सही है कि ये 11 बच्चों को पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद रखना ये कितने बच्चों को दिया गया, 11 बच्चों को दिया गया। 6 श्रेणियों में दिया जाता है, कला संस्कृति, खेल, बहादुरी, सामाजिक सेवा, नवाचार और शैक्षिक। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए तो इम्पोर्टेंट है, 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, ये भी उम्र याद कर लीजिएगा, 5 से 18 वर्ष और 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये पूरे नाम लिखे हुए हैं। वीरता में रोहन रामचंद्र वहीर को दिया गया महाराष्ट्र, ये सिंगल बच्चा इसलिए याद कर लीजिएगा। समाज सेवा में जो है अनुष्का जौली को दिया गया दिल्ली। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के बारे में बताना है, तो इसके कथनों पे विचार करना है। सी है, तो सी में लिखा है 1 और 2 दोनों सही हैं कि इसका जो संस्थागत श्रेणी में ओडिशा शहर को दिया गया आपदा प्रबंधन, और उसके साथ साथ लुगोई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को दिया गया था मिला के, उड़ीसा और मिजोरम। और वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत 2019 में हुई थी, नया पुरस्कार है ये दोस्तों, तो उड़ीसा और मिजोरम को मिला के दिया गया। ठीक है, योजना परियोजनाएँ आ गई, तो ये इम्पॉर्टेंट है योजनाएँ बहुत। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। 23 महिलाओं को गैस रिफिल प्रदान कर मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना जो है उत्तराखंड से शुरू हुई। ठीक है, अमृत पैक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है अमृत पैक्स, तो इसके बारे में कथन कौन सा सही है यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो कथन सी सही है, यानी कि केवल 2 सही है। 11 से 15 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई और इसको प्रगति मैदान में, और ये जो है वो संचार के तहत डाक विभाग द्वारा आयोजित डाक राष्ट्रीय टिकट की जो है प्रदर्शनी थी। ठीक है, ये डाक से संबंधित है, अमृत पैक्स याद रखिएगा। इंडिया पीएम श्री योजना लागू करने का निर्णय, तो ये स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री से इसको बच्चों के लिए है, बच्चों के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसकी शुरुआत गोवा से की गई। ठीक है, कहाँ से की गई, गोवा से की गई, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, पीएम श्री जो है वो केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और इसमें क्या है पूरा जो शिक्षा से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है, तो उन्नत मिशन जो है इसमें उन्मूलन इसको कब करना है, तो उन्मूलन इसको 2047 तक कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से ख़त्म भारत में। ठीक है, इसके बारे में बताया, ये एक बीमारी होती है और इसके बारे में जागरूकता फैलाना है, पूरा लिखा है। इसमें क्या होता है कि लाल जो आरबीसी हैं वो निर्माण नहीं हो पाती, और ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ ही पेज रह गए हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। मैं सोच रही हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा कर दिया जाए, जिससे कि परेशानी ना हो, एक और वीडियो देखनी पड़े। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान इम्पोर्टेंट है, भूपेंद्र यादव, इसका शुभारंभ किया भूपेंद्र यादव जी ने। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, आर्द्र भूमि बचाओ। ये हमारे कौन है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। और आर्द्र भूमि के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 4 फरवरी 2023 को इसका वो हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, उद्घाटन हुआ। बांदीपुर युवा मित्र शैक्षणिक कार्यक्रम, ये जो है हस्ताक्षर किए गए हैं इस पर, और किस किस ने किए हैं, तो डी लिखा है, कर्नाटक वन विभाग के द्वारा है। और ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व और किसके साथ, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व और कर्नाटक वन विभाग ने किए हैं। ठीक है, मिलकर दोनों ने साइन किए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग की 2 नई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, तो एक है मुख्यमंत्री विरासत ये झरोखा योजना, और दूसरी है मुख्यमंत्री धरोहर। विरासत और धरोहर से याद रख लेना, संस्कृति विभाग से। ठीक है, धरोहर दर्शन और विरासत, ऐसे 2 योजना। ठीक है, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन क्या है, लड़कियों के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। कहाँ से, तेलंगाना से। कहाँ से, वो लड़कियों को जो है एस्पिरेशन है, ये लड़कियों से संबंधित अपने परिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना और परिसर के आसपास समुदाय को सशक्त बनाना। कुछ मेधावी छात्राओं को स्कूलों के प्रिंसिपल द्वारा ट्रेन द ट्रेनर कार्यशाला में भाग लेने के लिए चुना गया। इसमें देखो है, तो अपने चारों ओर के माहौल को, समुदाय को सशक्त बनाने से संबंध है। ठीक है, तो इसमें यह है जल संरक्षण योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किस राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को लाभ देने के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की गई है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड में सारे झाड़ को ख़त्म कर दो, जल के संरक्षण। ठीक है, लॉन्च करता कौन है, बादल पत्रलेख हैं, ये कृषि मंत्री हैं झारखंड के, इन्होंने लॉन्च किया इसको। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे और दिखा देती हूँ, स्कूल ऑफ एमिनेंस इम्पॉर्टेंट है ये, स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना।
इसके कथनों पे विचार करना है। तो सी है इसमें केवल 2, 3, 1, 2 और 4 यानी कि 3 इसमें गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी शुरुआत की स्कूल ऑफ एमिनेंस, और 23 जिलों में 117 सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा और 5 स्तंभों पे आधारित है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके 5 स्तंभ ये लिखे हैं, देखिए ये लिखे हैं: आधुनिक बुनियादी ढांचा, शिक्षाविद, मानव संसाधन प्रबंधन, खेल, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ और सामूहिक जुड़ाव। ठीक है, पाँचों याद कर लीजिएगा: अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, शिक्षाविद, मानव संसाधन प्रबंधन, खेल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ और सामुदायिक जुड़ाव। ठीक है, याद रखना। आ गई ऑपरेशन से संबंधित एक वीडियो मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसलिए ऑपरेशन का जो है वो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताऊँगी। टोपेक्स 2023 याद कर लेना। टोपेक्स 2023 जो है इसका सी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों। भारतीय नौसेना और का सबसे बड़ा थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी सुबह युद्धाभ्यास है। 23 जनवरी से 23 मार्च के बीच हिंद महासागर के क्षेत्र में किया गया। ये इंडियन अकेले। मैंने ये पूरी इसमें जो है एमफेक्स टोपेक्स ये सब करा रखी हैं, आप जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये सम्मेलन भी, मैंने सम्मेलन की वीडियो भी बना रखी है। सम्मेलन समारोह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय G20 एम्पावर समूह की जो बैठक है वो कहाँ की गई, तो इसका आयोजन है सी आगरा। आपको पता ही है यूपी में 11 बैठकें होनी है ना, तो पूरा कहाँ कहाँ होनी है ये भी मैं बता चुकी हूँ। पहला इंडिया स्टैक डेवलपमेंट समारोह, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ। ठीक है, विश्व भर के जो पूरा लिखा है, विश्व भर के भारत डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने और सुनिश्चित करने के तरीके और साधनों का ध्यान और केंद्रित करने वाला है। ये G20 के तहत है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यह है 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ गेम जो है कहाँ पे संपन्न हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है, नॉर्थ जोन का है, जम्मू कश्मीर है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ संपन्न हुआ, तो वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और विश्व प्रौद्योगिकी विधि सम्मेलन जो है इसका कहाँ आयोजन किया गया? टोरंटो कहाँ पे है दोस्तों? टोरंटो है कनाडा में हुआ। ठीक है, G20 स्वास्थ्य कार्यशाला की पहली बैठक। ये G20 की जितनी भी बैठक है ना, इनसे संबंधित एक मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, कौन सी बैठक कहाँ हुई, कितनी बार हुई, क्योंकि पहली बैठक फिर दूसरी बैठक ऐसे करके हो रहा है। तो पहली बैठक जो हुई वो तिरुवनंतपुरम में हुई, ठीक है, इस केरल में। ठीक है, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। फिर ये बैठक बिम्स्टेक की बिम्स्टेक संयुक्त कार्य की बैठक, ये आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से संबंधित। इसकी जो 10वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में हुई। इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बिम्स्टेक की, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक की जो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, भारत अग्रणी देश है। ठीक है, सुरक्षा स्तंभ के लिए। संधि समझौता जो है इसमें देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट होगा वही कराऊंगी, जिससे कि इतना जो है कन्फ्यूज़न ना हो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना का समझौता कहाँ हुआ, तो ये जयपुर में हुआ। राजस्थान का कहाँ हुआ दोस्तों? जयपुर में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य और सुविधाएं उपलब्ध करना। ये PWD वाले जो होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम ब्याज पर ऋण देना, ये इसके बारे में ये सी लिखा है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जो है समझौता किया है इसने।
तो दोस्तों देखिए, ये इसकी जो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, पूरा इसका थीम है, ये पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। किसके बारे में बताई थी? यहाँ विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं की अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मैंने आपको कब बताया था? ये है 11 फरवरी को। इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, महिलाओं से संबंधित है। इसके साथ साथ यहाँ पर आ जाते हैं अगला, ये अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है, इसकी थीम है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा है। और 13 फरवरी, ये या तो ये मनाया जाता है कि फरवरी के दूसरे सोमवार को, यानी कि इस बार 13 फरवरी को मनाया गया, इसको याद रखिएगा। और ये एपिलेप्सी के बारे में पूरा लिखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, ये पूरा इसका लिखा हुआ है। विश्व दलहन दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम 10 फरवरी को मनाते हैं। और दलहन के उत्पादन में बढ़ावा देना, ये हमारा इस बार का थीम है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं कि भारत ऊर्जा सप्ताह कब मनाया गया? तो भारत ऊर्जा सप्ताह जो है 6 से 8 फरवरी के बीच मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका बेंगलुरु में उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस सबको पता होगा यहाँ पे कब मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये पूरा यहाँ पे बना देती हूँ कि 2008 में मनाया गया था और 24 जनवरी को मनाते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2008 में सबसे पहली बार मनाया गया था, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य देश की बालिकाओं को हर सहयोग और अवसर उपलब्ध कराना। 24 जनवरी को मनाते हैं, याद रखना, राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों। और 11 अक्टूबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, अब ये आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, लेकिन 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जनवरी है, अक्टूबर, ये महीने की शुरुआत में ही हो जाता है, लास्ट में जाके अक्टूबर जब आता है तब। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है यहाँ पे लिखा है 16 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। संस्कृति को देश के दूर दराज क्षेत्रों तक ले जाना है हमारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का मतलब। अंतर्राष्ट्रीय शुल्क सीमा दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शुल्क सीमा दिवस 26 जनवरी को। फिर यहाँ पे पुस्तकें आ गई, पुस्तकों से संबंधित एक वीडियो मैंने पूरी आपको चैनल पे डाल रखी है, आप जाके देखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है मुनी राम सकलानी। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा मुनी राम सकलानी है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, डॉक्टर मुनी राम सकलानी है ये। और विमोचन किसने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। विमोचन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये, कि इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। ठीक है, ये डॉक्टर अश्वनी फर्नांडीज़ की बुक है और इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये जो विमोचन करता थे वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, इसको याद रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको वो किया था विमोचन। पुस्तक जादूनामा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अख्तर एक सफ़र तक, इसको किसने लिखा है? तो इसको मैं बता दूं, अरविंद मंडलोई ने लिखा है इसको। और इसके जो विमोचन करता है, लोकार्पण किया था कलराज मिश्र, राजस्थान के राज्यपाल हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ ही पेज बचे हैं बस दोस्तों, ज़्यादा नहीं। अब महामारी की तैयारी के लिए उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होंगे, हेलो उज्जवियन ऐप जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चक्रवात ग्लोबियल जो है इसका जो घोषणा की गई है तो वहाँ की गई है न्यूजीलैंड में, यहाँ पे लिखी है। जो चक्रवात ग्लोबियल आया वो न्यूजीलैंड में आया, इसको आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है यहाँ पे। स्काई यूटीएम का अनावरण। स्काई यूटीएम क्या चीज़ है? स्काई यूटीएम जो है मानव रहित हवाई यातायात को मानवयुक्त विमानन क्षेत्र में एकीकृत करना है। नितिन गडकरी ने इसका अनावरण किया है, इंपॉर्टेंट है ये, मानव रहित है स्काई यूटीएस। ठीक है, यहाँ पे फेरिया इंटरनेशनल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। सांसद खेल महाकुंभ जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बस्ती उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसका हुआ दूसरा संस्करण था ये। भागीदार एटलीस्ट